SIR क्या है? ऑलमोस्ट 11% वोटर्स के नेम डिलीट हुए हैं। इसके अगेंस्ट हुआ ये कि ममता बनर्जी ने कोर्ट में केस फाइल किया और 30 लाख एप्लीकेंट्स ने भी ये अपील की कि वी आर दी एलिजिबल, तो हमारा नाम क्यों हटाया गया। तो आपको लगता है कि मतलब इंडिविजुअली खुद ही जाके अप्लाई कर देंगे, तो कहीं ना कहीं ये भी करवाया गया होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपना वर्डिक्ट क्लियर कर दिया, जब तक ये इन प्रोग्रेस है these all voters cannot vote। TMC के पास इस बार इस पर्टिकुलर इलेक्शन में क्या क्या चैलेंजेस होने वाले हैं? ममता बनर्जी का खुद का ही नाम कितनी बार आता है, शारदा चिट फंड, मनी लॉन्ड्रिंग केसेस एंड ऑल दोस, ठीक है, तो वो ऑलरेडी कहीं ना कहीं है। टीएमसी के जो वर्कर्स हैं, मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं उनका भी मोटिवेशन या जो मोरल है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा डाउन है कंपैरेटिवली व्हाट द पीपल एंड द न्यूज आर टॉकिंग अबाउट। बीजेपी की भी अपनी कोई ना कोई तो रणनीति रहेगी इस इलेक्शन की, आपको क्या लगता है क्या हो सकता है? जो बीजेपी की स्ट्रेटजी जो मेरे को लगती है, तो पहला तो SIR इन्होंने खेला, 90 लाख वोटर्स तो आपका ये कर गया। फिर बीजेपी ने, मेरे को लगता है कि एट ग्राउंड वर्क ना उन्होंने काम किया है। फिर अमित शाह जी का वहां जाके 15 दिन रुक जाना, सेंट्रल फोर्सेस को वहां पे डिप्लॉय कर देना। अब ममता बनर्जी को लगा कि अगर ये SIR आ गया, मेरे 90 लाख वोटर अगर कट जाएंगे तो समवेयर बहुत ज़्यादा गेम चेंज हो सकता है। और वो उसमें उलझ गई, वो कोर्ट जाना और सुप्रीम कोर्ट में अपील और ये वो, इंस्टेड ऑफ कैंपेनिंग, तो जो मेन फोकस था ना वो छूटा। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल चंद्रवंशी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं विजनरी वॉइस बॉक्स के एक और धमाकेदार पॉडकास्ट में। और आज जो हमारे पॉडकास्ट का विषय होने वाला है वो विषय है बंगाल इलेक्शन। तो आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं अपने को होस्ट के साथ, जिनका नाम है MK मौर्यवंशी। तो मनोज भाई, सबसे पहले आपसे मेरा सवाल जो है वो ये है कि SIR क्या है? ओके, सो SIR नॉर्मली अभी बहुत टाइम से न्यूज़ में भी चल रहा है, और जो कि हमने कुछ न्यूज़ से भी पता किया, और नॉर्मली जो है इसका जो गेम है वो है मॉडिफिकेशन ऑफ द वोटर्स और वोटर लिस्ट, यू कैन से। तो SIR स्टैंड्स फॉर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जो कि टाइमली जो बोला गया है कि इलेक्शन कमीशन ये करता रहेगा आने वाले टाइम पे भी। मल्टीपल स्टेट्स में ऑलरेडी हो चुका है, जहाँ पे ये आइडेंटिफाई हुआ कि बहुत सारे वोटर्स ऐसे हैं जो कि एलिजिबल नहीं है वोटिंग के लिए, बट दे हैव द वोटर कार्ड्स। तो कहीं ना कहीं जो एलिजिबल नहीं है और वो वोट कर रहा है, तो फॉर श्योर यहाँ पे कहीं ना कहीं इम्पैक्ट आएगा रिजल्ट्स पे। तो बंगाल में ये हुआ, और इसका इम्पैक्ट जो कि बहुत बड़ा हो सकता है नॉर्मली, वो ये है कि ऑलमोस्ट 11% वोटर्स के नेम डिलीट हुए हैं। दैट मेक्स द काउंट ऑफ 90 लाख पीपल, ठीक है। और बंगाल के लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है कहीं ना कहीं ये चीज़, खासतौर पे एक हेम, मतलब जो फेवर कर सकता है बीजेपी को कर सकता है। कहा भी जा रहा है, ममता बनर्जी बार बार सुप्रीम कोर्ट भी जा रही है, कोर्ट में भी जा रही है, ये कहने के लिए कि ये इलेक्शन के अराउंड जानबूझ के किया गया है और जिससे उनको कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता है वोट्स पे, राइट। तो अगर मैं बात कर रहा हूँ 90 लाख वोटर्स अब वोट नहीं कर पाएंगे। अब इसके अगेंस्ट क्या हुआ? इसके अगेंस्ट हुआ ये कि ममता बनर्जी ने कोर्ट में केस फाइल किया और 30 लाख एप्लीकेंट्स ने भी ये अपील की कि वी आर दी एलिजिबल, तो हमारा नाम क्यों हटाया गया। अब 34 लाख एप्लीकेंट्स, आपको लगता है कि मतलब इंडिविजुअली खुद ही जाके अप्लाई कर देंगे, तो कहीं ना कहीं ये भी करवाया गया होगा, पॉसिबल है, ठीक है। क्योंकि ये इससे पहले यूपी में हुआ, गुजरात में हुआ, MP में हुआ, वहाँ पे इतने नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स आए नहीं ये बोलने के लिए, अपील करने के लिए कोर्ट में। तो ममता बनर्जी वॉज थिंकिंग और मे बी TMC वॉज थिंकिंग कि यार इससे होगा ये कि नॉर्मली सुप्रीम कोर्ट इस पे अभी के लिए होल्ड लगा देगा एंड एटलीस्ट दीज वोटर्स विल बी एबल टू वोट। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपना वर्डिक्ट क्लियर कर दिया, जब तक ये इन प्रोग्रेस है दीज ऑल वोटर्स कैन नॉट वोट। तो अब यहाँ पे ये लग रहा है कि अगर ये इतने सारे वोट्स जब ख़त्म हो जाएंगे तो पॉसिबिलिटी है कि वहाँ पे रिजल्ट्स में इम्पैक्ट आएगा। रिजल्ट में इम्पैक्ट आने का एक रीज़न ये भी है, लास्ट इलेक्शन 2021 जो हमने विटनेस किया था बंगाल के अंदर, वहाँ पे 55 to 60 सीट्स ऐसी थी जहाँ पे मार्जिन गैप जो था वोट्स का, दैट वाज अप्रॉक्सीमेटली ओनली 3 to 5,000। तो ये 3 to 5,000 जो वोट का मार्जिन है जहाँ पे TMC जीती है, अब वहाँ पे पर सीट पे इस SIR के बाद इम्पैक्ट 20 से 25,000 वोटर्स का हो जाएगा। तो अगर इतना वोटर्स हट ही जाएगा तो जो मार्जिन था तो वो अब प्ले नहीं कर सकता, राइट। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये एक पॉइंट है कि जहाँ पे TMC को नुकसान हो सकता है। हाँ, ऑपोजिट भी जा सकता है, हो सकता है बीजेपी को ही नुकसान हो जाए, दैट इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी, क्योंकि लोगों के सेंटीमेंट से कनेक्टेड है। दिमाग में लोगों के ये भी क्वेश्चन है कि अगर आज कुछ लोगों का नाम डिलीट किया जा रहा है, देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी ये हमारे ऊपर भी आ सकता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द SIR। तो अब हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। और अभी अगर आपकी स्थिति में देखो बंगाल की, बहुत बड़ी हिस्ट्री रही है बंगाल की, बिल्कुल। तो मैं चाहता हूँ कि एक बार आप कंपेयर करके बताएं कि एक टाइम में बंगाल क्या था और आज उसकी क्या स्थिति है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है।
और मैं इसको स्टार्ट करूँगा ब्रिटिश राज से, ठीक है। जब ब्रिटिशर्स यहाँ पे मतलब कहीं ना कहीं हमको रूल करते थे, उस टाइम पे उन्होंने इंडिया के अंदर 3 प्लेसेस को चूज़ किया था जहाँ से उन्होंने अपना डोमिनेंस बिल्ड किया, एंड वन ऑफ देम वाज बंगाल, जस्ट बिकॉज सी सी टच करेक्ट, करता है। हाँ। दूसरा बंगाल के बाद आपका बॉम्बे था, वहाँ पे भी सी है, और तीसरा मद्रास, ठीक है। बंगाल की हिस्ट्री ये कहती है कि ब्रिटिश राज के टाइम पे बंगाल, और वर्ल्ड वाइड में बता देता हूँ पहले आपको, अगर वर्ल्ड का जीडीपी परसेंटेज 100 है, ठीक है, बंगाल वाज ओनली वन जो 25% कॉन्ट्रीब्यूट करता था वर्ल्ड की जीडीपी में। उस टाइम पे सिचुएशन अलग थी। पाकिस्तान और मेरे जो भी हम बांग्लादेश की बात करते हैं, ईस्ट पाकिस्तान की बात करते हैं, वो बंगाल का ही पार्ट हुआ करता था। मैं उस सब की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इंडिया का जो जीडीपी था 1947 में भी, बंगाल का जीडीपी उसमें जो कंट्रीब्यूट करता दैट वाज 27%। आज की स्टेज में बंगाल का जीडीपी जो इंडियन जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 6%। So where we were, where we are in terms of this, multiple reasons है। I would not say कि this is just because of कि political angle ही एक reason है इसका। reasons बहुत सारे हैं। 1965 का war, फिर 1971 का war, उसके बाद फिर ये जो डिवाइड हुआ, तो बहुत सारी जूट मिल्स जिसमें मतलब कहीं ना कहीं बंगाल डिपेंडेंट था, तो जूट मिल्स तो हमारे पास रह गई, लेकिन जो जूट के लिए फार्म्स थे वो सारे पाकिस्तान या बांग्लादेश की तरफ चले गए, तो वो एक इम्पैक्ट रहा, ठीक है। उसके बाद अगर जीडीपी से निकल के अगर आप बाहर की बात करो तो बंगाल वाज कैपिटल ऑफ इंडिया एज पर कोलकाता, वी नो, ठीक है, इनिशियली बिकॉज द ब्रिटिशर्स चोज दैट प्लेस। अलॉन्ग साइड कल्चरली बहुत ज़्यादा रिच हमेशा से रहा है, लिटरेचर में हमेशा से रिच रहा है। अच्छे अच्छे जो लिटरेचर्स के राइटर्स रहे हैं या जो ऑथर हैं वो वहाँ से आते हैं। बंकिम चंद्र चैटर्जी की आप बात कर लें, रविंद्रनाथ टैगोर की बात कर लें, सुभाष चंद्र बोस जो कि फ्रीडम फाइटर भी रहे, अगर आप उनकी बात करें, मल्टीपल थिंग्स। फर्स्ट प्रीमियम कॉलेजेस बंगाल में सेट हुए थे, तो एजुकेशन वाइज भी दे वर वेरी रिच। तो देयर वर लॉट ऑफ थिंग्स वेयर दे वर रिच, बट इन टुडेज सिचुएशन अगर आप देखो, इंफ्रास्ट्रक्चर चैलेंजेस, वायलेंसेस हो ही रहे हैं, मल्टीपल अगर आप सिचुएशन में देखोगे तो ब्रेन ड्रेन इज ऑल्सो हैपनिंग, द पीपल आर लिविंग माइग्रेटिंग टू द डिफरेंट प्लेसेस क्योंकि वहाँ पे नहीं है इंडस्ट्रीज, ठीक है। तो आज सिचुएशन ये है कि ना तो वो जीडीपी में बहुत अच्छा कुछ कर पा रहे हैं, ना ही अपनी खुद की पॉपुलेशन के लिए बहुत ज़्यादा कुछ वो कर पा रहे हैं, तो डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। तो दिस इज द सिचुएशन ऑफ बंगाल टुडे, जबकि बंगाल वॉज डिजर्विंग अ लॉट। और मैं किसी एक पार्टी को यहाँ पे नहीं बोलूँगा, आई एम टॉकिंग अबाउट एवरी पार्टी हु रूल्ड बंगाल सिंस 1952, क्योंकि फर्स्ट इलेक्शन उसी टाइम पे हुआ था इंडिया में। तो मनोज, आपने बड़ी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया कि बंगाल क्या था और अब उसकी स्थिति क्या हो गई है, लेकिन मैं फिर भी आपसे ये जानना चाहूँगा कि उसका कारण क्या हो सकता है। देखो रीजंस बहुत सारे हैं। रीजंस बहुत सारे ये हैं कि मैं अगर आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड में लेके चलूँ तो 1952 में कांग्रेस ने अपनी पहली गवर्नमेंट वहाँ पे फॉर्म करी, ठीक है, दैट वाज द फर्स्ट टाइम। 1952 से लेके ऑलमोस्ट 1969 तक कांग्रेस वाज वन जो कि वहाँ पे रूल कर रही थी। तो ऐसा नहीं कि कांग्रेस ने काम नहीं किया, मैंने आपको वॉर का एंगल बताया, वॉर वाज आल्सो वन ऑफ द रीजंस जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स हुई हैं, ठीक है। तो वहाँ पे जूट जो इंडस्ट्री थी वो कहीं ना कहीं क्वेश्चन पे आ गई। सेकेंड, जब हम इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो इंजीनियरिंग में भी बंगाल वॉज कॉन्ट्रीब्यूटिंग अलॉट, लेकिन अगेन जस्ट बिकॉज ऑफ द वॉर एंड द सिचुएशन, नेहरू जी ने भी लास्ट में एक बोला था कि जब वो पीएम थे कंट्री के, उन्होंने बोला था कि अब हम कहीं ना कहीं, क्योंकि वो कंपोनेंट जो इंजीनियरिंग कंपोनेंट्स होते थे तो बंगाल से ही वो सबसे ज़्यादा इंडियन रेलवे को जाते थे, तो उन्होंने कहा कि अब वी हैव टू कट डाउन द कॉस्ट। तो कहीं ना कहीं वो कंपोनेंट इंडस्ट्री जो हम इंजीनियरिंग इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं उस पर क्वेश्चन मार्क आ गया, तो वो इतना कंट्रीब्यूट नहीं कर पाए, वो भी कहीं ना कहीं फ्लश होने लग गई, ठीक है। दीज आर द टू रीजंस दैट आई एम गिविंग यू। इसके अलावा अगर आप बात करें रीज़न, तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल कनेक्शंस बहुत ज़्यादा। कोई भी गवर्नमेंट आई जिसने भी रूल किया उसने शायद उस तरीके से रूल किया ही नहीं जिस तरीके से करना चाहिए, क्योंकि इतना रिच होने के बाद, मिनरल्स में बहुत ज़्यादा रिच है बंगाल आज भी, ठीक है, राइट। और आप पोर्ट से कनेक्टेड हो, सबसे ज़्यादा सबसे आप big ट्रेड कर सकते advantage, हो, बिग एडवांटेज, लेकिन वॉज नथिंग डन। 69 से लेके 2011 तक ऑलमोस्ट CPIM ने रूल किया। देयर वाज वन टेन्योर जहाँ पे कांग्रेस फिर से आई थी, लेकिन वही रिजिड पॉलिटिक्स पॉलिसीज होना वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहा। रिजिड लॉस फॉर लेबर उसने ग्रो नहीं होने दिया, हर चीज़ पे तो प्रोटेस्ट, हर चीज़ पे हड़ताल, ठीक है, ये सारी प्रॉब्लम्स रही। इंडस्ट्रीज को अट्रैक्ट करने के लिए इंफ्रा क्रिएट नहीं हुआ, तो कोई इंडस्ट्री क्यों जाएगी। अभी रिसेंट में कुछ टाइम पहले की बात है, व्हेन TMC वाज रूलिंग कि टाटा वांटेड टाटा ने टू उनको सेटअप, है ना, plant, कि अपना प्लांट वो वहाँ सेटअप करेंगे, बट उन्होंने कहा कि नहीं, फार्मर्स का लैंड नहीं जाना चाहिए, हाउ वुड दे मेक द डिफरेंसेस एंड ऑल। तो वो एक चैलेंज था। तो मैं कहूँगा कि पॉलिटिकल एंगल, रिजिड लॉ पॉलिसीज,
और सबसे बड़ी बात जो सीपीआईएम की मैं बात कर रहा हूँ तो वो मार्क्सिस्ट मतलब कम्युनिस्ट वाली जो विचारधारा उस पर चलते हैं, उनका वो ये कि सारे रिसोर्सेज पे सबका इक्वल अधिकार। इक्वल अधिकार। नॉर्मली ग्रोथ के लिए प्रैक्टिकल नहीं है। हम्म, अगर आप मतलब देवर दी वन जो कि अपोज कर रहे हैं यूएस को, कैपिटलिज्म नहीं होना चाहिए, सबको इक्वल होना चाहिए, ठीक है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर मैं आपको ये बोलूँ राहुल कि आप 2 घंटे काम करो तभी मैं 500 रुपये दूंगा, और 10 घंटे काम करो तभी मैं 500 रुपये दूंगा, राइट। तो आई फिर प्रेफर टू वर्क फॉर 2 hours, व्हाई राइट। वुड यू वर्क फॉर 10 hours? तो इंसेंटिवाइजेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट किसी भी ग्रोथ के लिए, इवन ऑर्गेनाइजेशंस में भी। अगर आपको टैलेंट से काम करवाना है तो फॉर श्योर टैलेंट को कुछ तो आपको देना पड़ेगा ना, एक्स्ट्रा रिवॉर्ड, तभी वो काम करेगा। तो वहाँ पे ऐसा कुछ था ही नहीं। तो सीपीआईएम का तो फंडामेंटली बहुत क्लियर था। फिर उसके बाद टीएमसी आई, टीएमसी हैड वेरी ग्रेट चांस टू ब्रिंग द चेंजेस। इनिशियली कुछ चीज़ें अच्छी भी रही, टर्म्स अच्छे रहे, लोगों ने लाइक किया द वे द वर्क वाज कैरिड आउट, बट अगेन पॉलिटिक्स का वही है और ये हिस्ट्री है। तो रीजंस मल्टीपल हैं, और आज सिचुएशन जो मैं आपको बता रहा हूँ, ब्रेन ड्रेन इज ऑलरेडी हैपनिंग, पीपल आर immigrating from that particular state to the different states altogether for finding the और jobs. डिफरेंट कंट्रीज। एम्प्लॉयमेंट्स के चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं, यूथ के पास बहुत लिमिटेड से ऑप्शंस हैं। तो अब कंडीशन इस वजह से मतलब ये है हमारे पास। तो मल्टीपल रीजंस हैं जो कि हमने अभी डिस्कस किए। वेस्ट बंगाल की स्थिति पे तो हमने बात कर ली है। पहले क्या था, अब क्या है, क्या क्या चैलेंजेस है, क्यों हुआ ऐसा। राइट। अब बात कर लेते हैं इलेक्शन की। टीएमसी के पास इस बार इस पर्टिकुलर इलेक्शन में क्या क्या चैलेंजेस होने वाले हैं? भाई चैलेंजेस की तो भरमार है, ठीक है। टीएमसी को खुद भी पता है। पहली चीज़ तो 3rd टर्म सर्व कर रही है टीएमसी, ठीक है। पिछले 3 टर्म्स में क्या इम्पैक्ट है, ज़मीनी हकीकत क्या है, कितना विजिबल हो पाया, आई डोंट नो। वहाँ के लोगों को शायद ज़्यादा अच्छे से पता होगा, लेकिन फिर भी जिस तरीके से हम जीडीपी पे बात कर रहे थे वो कंट्रीब्यूशन नहीं दिख रहा है। पहली चीज़, एम्प्लॉयमेंट के सोर्सेज नहीं है। आप फेल हुए हो इंडस्ट्रीज को अट्रैक्ट करने में, इंफ्रा आप नहीं कर पा रहे हो बिल्ड। आप जिस तरीके से चल रहे थे ऑलमोस्ट उसी तरीके से आज भी चीज़ें चली रही है। मैं ये नहीं कह रहा कि मतलब द पीपल आर जस्ट बैगिंग फॉर द सर्वाइवल, ऐसा भी नहीं है, बट जो चेंज हो सकता था वो नहीं है। फिर देन यू हैव मल्टीपल एलिगेशंस कमिंग ऑन योर पार्टी और मे बी टू योर लीडर्स। अभी रिसेंट का ही न्यूज़ है, दिस गाय इज फिरहद हाकिम, मनी एक्सटॉर्शन केस में उसको अभी अरेस्ट हुआ, वो अरेस्ट हुए, एलिगेशन है। अभी महुआ मोइत्रा जो कि उनकी बहुत बड़ी एक एमपी है, अभी उनके ऊपर कैश फॉर क्वेरी वो चल रहा है ऑलरेडी। मालदा में भी इंसिडेंट हुआ। अभी वो अगर आप बात करो तो हॉस्पिटल जो रेप जिस पे प्रोटेस्ट बहुत ज़्यादा हुआ था रिसेंट, मतलब लास्ट ईयर में, डॉक्टर वाला, तो वुमेन सेफ्टी इज ऑल्सो बिकमिंग अ चैलेंज, राइट। समवेयर वायलेंस बैक टू बैक, ठीक है। ये सारे चैलेंजेस है। आपको इन चैलेंजेस से अपने कहीं ना कहीं अपने लोगों को या अपनी जनता को ये कन्विंस करना है कि भाई हम फिर भी बेटर हैं। तो ये तो सबसे बड़ा चैलेंज है, और जनता देख रही है, ठीक है। कहीं ना कहीं ये नॉर्मली देखा भी गया है, हैट्रिक होने के बाद 4th टर्म किसी किसी पार्टी के लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि 3 साल से कहीं ना कहीं लोगों के अंदर ये भी विश्वास हो जाता है कि थक चुके हैं वो भी एक गवर्नमेंट को देख देख के। चेंज है क्या, बदलाव है क्या। दिल्ली में भी तो शीला दीक्षित ने 3 टर्म्स सक्सेसफुली कंप्लीट किया, 4th टर्म नहीं कर पाई ना, वो आ ही नहीं पाई, जीत ही नहीं पाई कांग्रेस। तो ये सारे चैलेंजेस हैं कि अपने लीडर्स को भी सपोर्ट करना है, क्योंकि दे आर बीइंग अरेस्टेड बाय ईडी, सीबीआई एंड ऑल अदर पुलिस, ठीक है। दैट इज़ वन। उनकी छवि खराब है। खराब मैं ये नहीं कह रहा की गई है, बाई डिफॉल्ट कुछ ना कुछ तो होगा तभी ऐसा हो रहा है। दूसरा, फिर आपने ग्राउंड रियलिटी पे कितना ही वर्क किया है। केवल एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा, फिर आपने कहीं ना कहीं वो आयुष्मान भारत वाला जो प्रधानमंत्री वाला जो वो होता है, तो उससे कनेक्ट नहीं होने दिया। नहीं करेगा। आपके मल्टीपल पॉलिटिकल रीजंस होंगे, आई एम नॉट डिनाइंग फ्रॉम दैट, बट अगेन कहीं ना कहीं पब्लिक को दिख रहा होता है। अनदर पॉइंट वॉज, इन सारी चीज़ों के साथ साथ जब ये सारे एंगल चल रहे हैं, फिर इवन ममता बनर्जी का खुद का ही नाम कितनी बार आता है, शारदा चिट फंड, मनी लॉन्ड्रिंग केसेस एंड ऑल दोज, ठीक है। तो वो ऑलरेडी कहीं ना कहीं है। तो ये बैक ऑफ द माइंड में, तो वो बैक ऑफ द माइंड में ये भी चल रहा होता है, ठीक है। और ये सारी चीज़ों के बीच में आज जो हम बात कर रहे हैं कि ये चैलेंजेस होने के साथ साथ कहीं ना कहीं वर्कर्स जो हैं, टीएमसी के जो वर्कर्स हैं, मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं उनका भी मोटिवेशन या जो मोरल है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा डाउन है कंपैरेटिवली व्हाट द पीपल एंड द न्यूज़ आर टॉकिंग अबाउट। राइट। और मुझे कभी कभी ऐसा लगता है ना कि वेस्ट बंगाल अभी भी 70s 80s के एरा में ही अटका हुआ है। करेक्ट। वो मानसिकता लोगों की या फिर वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को देख के ऐसा लगता है कि वो आगे बढ़ना ही नहीं चाहते, या फिर उनको बढ़ने ही नहीं दिया गया। बहुत सारी चीज़ें हैं। फिर इमिग्रेंट्स वाला एक चैलेंज अपने आप में है, बहुत बड़ा ठीक है, वो बहुत बड़ा चैलेंज है कि मतलब बांग्लादेशी रोहिंग्या मुसलमानों वाली जो हम बात न्यूज़ में देखते हैं कि उनको शेल्टर दिया है, तो टीएमसी ने दिया है, ठीक है। वही फर्जी वोट करते हैं, वही एलिजिबल लोग हैं।
तो और वो सारी उन्हीं चीजें को भी फुलफिल है। करने के लिए मतलब आप ऑब्वियस सी बात है, आपके पास एरिया लिमिटेड है, बिल्कुल आपके पास रिसोर्सेज लिमिटेड है, लेकिन अगर आपके पास सिर्फ लोग माइग्रेट होकर आते जा रहे हैं तो उनको भी तो आपको पालना है, उनको भी करेक्ट, वो उनको सारी शेल्टर आप ही दे रहे शेल्टर हो, आपको ही देनी ये पड़ेगी। सारे चैलेंजेस हैं। तो इसके ऑब्वियसली ऐसा तो हो गई ना कि एक स्टेट जो अपनी 100% पोटेंशियल से ग्रो कर सकता था, उसका जो पोटेंशियल है वो कहीं ना कहीं तो कम हो गई, क्योंकि हमारे पास लोड बढ़ रहा है हमारे स्टेट के बिल्कुल। ऊपर इस तरीके का ना। तो इसके ऊपर मेरे हिसाब से एक ये बहुत बड़ा रीज़न रहा बहुत बड़ा होगा एंगल है। कि वो डेवलपमेंट नहीं हो पाई। और एक टॉपिक आपने बहुत अच्छे तरीके से जो निकाला था जब ये प्रोटेस्ट का, और मैंने 70s 80s का एरा इसलिए भी बोला क्योंकि ऐसा हम 70 80s के मूवीज़ में देखा करते थे कि मील में काम नहीं हो रहा तो लोगों ने हड़ताल कर दिया। और जगह बहुत सारी चीज़ें रूल्स में तब्दीली हो गई है, गाइडलाइंस बदल गए हैं हर इंडस्ट्री में। आप देख लीजिए बहुत बाद में गुड़गांव सिटी डेवलप हुई, नोएडा सिटी डेवलप हुई, हैदराबाद और चेन्नई, ये सारी सिटीज़ बहुत बाद है, क्योंकि ये तो एंशिएंट सिटी है वेस्ट बंगाल या फिर कोलकाता, लेकिन वो वहीं की वहीं रह गई, राइट। तो उनको कहीं ना कहीं अपने गाइडलाइंस में, अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस में, अपने नज़रिए में बदलाव लाने की ज़रूरत है, मॉडर्नाइजेशन की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। अभी इलेक्शन की हवा जो वेस्ट बंगाल में चल रही है, और बहुत सारे एलिगेशन भी लगते रहते हैं, मतलब बीजेपी पार्टी का मतलब एलिगेशन उन पे ऊपर लगते ही रहते हैं, राइट। लेकिन इस बार क्या उनकी स्ट्रैटेजी रहेगी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि बदलाव के लिए लोग वोट तो करने वाले हैं, लेकिन बीजेपी की भी अपनी कोई ना कोई तो रणनीति रहेगी इस इलेक्शन की। आपको क्या लगता है क्या हो सकती है? रणनीति से पहले ना बीजेपी के बैकग्राउंड को देखते हैं, वेस्ट बंगाल में क्या है। तो मैंने आपको बताया बीजेपी नॉर्मली वहाँ की कोई पार्टी है ही नहीं सच, ठीक है। आपने लास्ट इलेक्शन में देखा होगा बीजेपी बंगाल में, बीजेपी वाज नेवर इन बंगाल, ठीक है। मैंने आपको बताया कि 1952 से कांग्रेस वाज रूलिंग, 1969 तक कांग्रेस ने रूल किया, उसके बाद फिर दोबारा आपका सीपीआईएम आया, सीपीआईएम ने वहाँ से लेकर 2011 तक रूल किया है, ठीक है। एक बार बीच में कांग्रेस आई थी 5 साल के लिए दोबारा से, मतलब कुछ टर्म के लिए आई थी, ठीक है। तो सीपीआईएम रहा, बीजेपी वाज नॉट नेवर देयर, कांग्रेस वाज स्टिल देयर बट कांग्रेस वेंट ऑफ समवेयर, ठीक है। और ये आपका जो सीपीआईएम की मैं बात करता हूँ वही लेफ्टिस्ट पार्टी होती है, तो सारा इनका वो वामपंथ वाला चलता है, तो जिसकी वजह से सबका वो इक्वल वाला, ठीक है। उसके बाद टीएमसी केम इनटू द पिक्चर, उन्होंने सीपीआईएम को किल किया, ख़त्म किया, मतलब एज एन की जीते ये लोग जीते, एंड उसके बाद पिछले 3 टर्म से ये बीजेपी 2016 में जो इलेक्शन हुआ था बंगाल के अंदर, उसमें बीजेपी को सिर्फ 3 सीट्स थी, असेंबली इलेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ, 3 सीट्स, जबकि 14 में मोदी जी पीएम बन चुके थे, राइट, ठीक है। तो 21 में भी बंगाल में 3 सीट्स लेके आए हो आप, ठीक है। लास्ट इलेक्शन जो हुआ जहां पे इनको एक मार्जिनली गेन मिला, और विच इज अ गुड गेन, विच इज 77 सीट्स, तो 2021 में आपने ये कर दिया, तो 3 से अगर 77 जाना अपने आप में बहुत बड़ा नंबर है, बहुत बड़ा नंबर है, तुम थे ही नहीं ऑलमोस्ट, एंड सडनली यू रीच टू 77, दैट्स अ वेरी बिग नंबर एज सच। हारी वो अलग चीज है, ठीक है। उसके साथ साथ एक और चीज जो हुई उसमें ये हुआ कि ममता बनर्जी चुनाव हार गई लास्ट इलेक्शन में, ठीक है। तो शुभेंदु अधिकारी जो उनके थे कैंडिडेट बीजेपी के, वो जीत गए, और ममता बनर्जी से जीतना अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ थी। तो दो टीएमसी वॉन ऑलमोस्ट 214-15 सीट्स, पर ममता बनर्जी लॉस्ट, तो एक सेटबैक तो था, पर फिर वो उन्होंने अपनी नंदीग्राम से सीट वो हारी थी, फिर भवानीपुर गई, भवानीपुर में उपचुनाव में वो जीती, और उसके बाद फिर से सीएम बन गई, क्योंकि आपको सीएम बनने के लिए यू हैव टू बी अ विनिंग कैंडिडेट, राइट, ठीक है। तो चलो वो जो हो गया, ये मैं बैकग्राउंड बता रहा हूँ। लास्ट इलेक्शन में द स्टोरी इज वेस्ट बंगाल में टीएमसी और बीजेपी की जो वोट का मार्जिन जो था ना भाई, द डिफरेंस इट वाज जस्ट ओनली 9%। सारा सीपीआईएम का जो वोट है वो पूरा आ गया आपके पास ऑलमोस्ट इस तरफ बीजेपी के पास, दैट इज वन। सेकंड, टीएमसी के भी वोट्स कटे होंगे 110%, क्योंकि बीजेपी ने वहाँ पे उस टाइम भी फोर्स लगाया था, और 9% का मार्जिन कुछ ज़्यादा नहीं है। मैंने आपको अभी थोड़े टाइम पहले बताया था 50 से 55 टू 60 सीट्स ऐसी हैं जहाँ पे मार्जिनल गैप से जीते थे लास्ट ईयर, लास्ट टर्म में, ठीक है। 2000 to 5000 के गैप का था मैक्सिमम, इतना ही नंबर होगा, ठीक है। तो उन सीट्स पे इन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी बनाई होगी फॉर श्योर। अब जो बीजेपी की स्ट्रैटेजी जो मेरे को लगती है, तो पहला तो एसआईआर इन्होंने खेला, दो आप इसको स्ट्रैटेजी, मैं तो स्ट्रैटेजी का ही पार्ट मानता हूँ, ठीक है, कि आपको डाउट है कि भाई वहाँ पे फर्जी वोटिंग होती है या जो भी है, इनएलिजिबल कैंडिडेट जो है दे आर ऑल्सो वोटिंग, तो पहले तो इनको ख़त्म करो। और जब ये सब होता है तो कहीं ना कहीं जो रूलिंग पार्टी है ये उसी के वोट बैंक को कहीं ना कहीं इम्पैक्ट कर रहा होता है, क्योंकि बीजेपी के पास तो लिमिटेड सीट्स ही है ना, वो कर भी करेंगे अभी, ठीक है। तो 90 लाख वोटर्स तो आपका ये कट गया, तो दिस इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ द स्ट्रैटेजी दैट आई कैन से। फिर बीजेपी ने, मेरे को लगता है कि एट ग्राउंड वर्क ना उन्होंने काम किया है। 144 कैंडिडेट्स की इन्होंने लिस्ट निकाली थी, पहली लिस्ट जो इन्होंने डिक्लेयर करी इस इलेक्शन में। इस 144 सीट्स का जो बोला जा रहा है, एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि दे डिड अ वेरी डिटेल्ड एनालिसिस एंड दे फाउंड कि
ये वो वाली 144 सीट्स हैं जहाँ पे कभी ना कभी बीजेपी का कैंडिडेट किसी भी वजह से या तो जीता पिछले 5-10 सालों में कभी भी, या फिर जहाँ पे जीत के या जो चांसेस थे वो बहुत ज़्यादा थे, कुछ ऐसा वैसा था। इन्होंने वो किया, तो इन्होंने इससे पहले 144 पे किया, ठीक है। उसके बाद इन्होंने 50-60 कैंडिडेट्स की दोबारा दूसरी एक लिस्ट निकाली है, और ये 50-60 सीट्स वो वाली सीट्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ जहाँ पे मार्जिन जो है विनिंग का वो बहुत कम रहा है। अच्छा, तो इन्होंने इस तरीके से किया इसको। फिर अमित शाह जी का वहाँ जाके 15 दिन रुक जाना, अपने आप में बहुत ठीक बड़ी है, बात। सेंट्रल फोर्सेस को वहाँ पे डिप्लॉय कर देना, ठीक है। तो उन्होंने कहीं ना कहीं जो SIR वाला जो खेल किया, या आप कह सकते हो, इसमें ममता बनर्जी उलझ भी गई। उनको उलझना नहीं था। हाँ, अब जैसे हेमंत सोरेन ने क्या किया था झारखंड में, उनको पता था मेरे एलिगेशन आया, मेरे को जेल में जाना है, मैं जेल में चला जाता हूँ, कोई बात नहीं, और उन्होंने पावर दे दी किसी और को, वो उस पार्टी जीतती रही, वो मतलब वो रूल करते रहे, डिस्ट्रैक्ट नहीं हुए वो। डिस्ट्रैक्ट नहीं हुए। यहाँ ये डिस्ट्रैक्ट हो गई। इन्होंने क्या काम किया, इन्होंने काम किया वो केजरीवाल वाला, वो डिस्ट्रैक्ट हो गए, मैं चल जाऊंगा जेल, बट आई रूल फ्रॉम देयर, सीएम मैं ही रहूंगा। सेम। अब ममता बनर्जी को लगा कि अगर ये SIR आ गया, मेरे 90 लाख वोटर अगर कट जाएंगे तो समवेयर बहुत ज़्यादा गेम चेंज हो सकता है, और वो उसमें उलझ गई, वो कोर्ट जाना और सुप्रीम कोर्ट में अपील और ये वो, इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन कैंपेनिंग, कैंपेनिंग, ठीक है। तो जो मेन फोकस था ना वो छूटा। तो ये स्ट्रैटेजी का ही पार्ट कह सकता हूँ। IPAC पे रेड हुई, ठीक है, वहां पहुंच गई थी फाइल लेने, है ना, कुछ नहीं था, वो डिस्ट्रैक्शन था। क्या हुआ सिर्फ उसका, डिस्ट्रैक्शन था। क्या हुआ उसके बाद, कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, वो डिस्ट्रैक्शन था, और ये डिस्ट्रैक्ट हो रही हैं, और ये हो रही है, ये हो वो रही है, हाँ। ठीक है। तो ये डिस्ट्रैक्ट मेरे को लगता है कहीं ना कहीं की गई है। दैट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द स्ट्रैटेजी, कुड बी द पार्ट ऑफ द स्ट्रैटेजी, ठीक है। और अभी यही सिचुएशन है, और अभी की जो कहानी है, द वन पार्ट ऑफ द स्ट्रैटेजी कुड बी, इस बार वो भवानीपुर से इलेक्शन लड़ रही है, शुभेंदु अधिकारी वहीं चले गए कि वो भी भवानीपुर से लड़ रहे हैं क्योंकि उनको अभी भी, तो कहीं ना कहीं अगेंस्ट ही लड़ना एक है। मोरल डाउन करने की भी ये स्ट्रैटेजी है, हाँ। क्योंकि आपको पता है लास्ट टाइम आप इसी कैंडिडेट से हारे हो, हारे हो। तो इनको लग रहा होगा कि शुभेंदु अधिकारी फिर नंदीग्राम से लड़ेंगे, पर इन्होंने कहा कि नहीं, अगर तुम भवानीपुर से लड़ोगी तो मैं भी भवानीपुर से ही लड़ूंगा, मैं वहां से भी जीत के आऊंगा, ठीक है। दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द पार्ट ऑफ द स्ट्रैटेजी। अनदर थिंग जो कि इस सारी कहानी में घूम फिर के आ रही है, ये जो हम सीट्स की बात कर रहे हैं, सारी ये बातें कर रहे हैं, इसके बाद जो सेंट्रल का अभी पूरा फोकस जो रैलीज हो रही हैं उसमें बहुत ज़्यादा अभी क्राउड देखा जा रहा है, क्राउड पुलिंग ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हो रही है बीजेपी की रैलीज में। मैं नहीं कहूँगा TMC में नहीं हो रही है, उसमें भी हो रही है, लेकिन बीजेपी को का जो कॉन्फिडेंस है इस बार थोड़ा सा अलग दिख रहा है। दैट इज ऑल्सो वन। अनदर थिंग जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमें ध्यान देनी चाहिए, लास्ट इलेक्शन जो हुआ 2021 का, इट हैपेंड इन 8 फेजेस, इस बार 2 फेज में है। अब मैं मतलब आई वाज लिसनिंग टू सम ऑफ द द एक्सपर्ट्स इन द पॉडकास्टर्स, जो कि ग्राउंड के लोग हैं वहाँ के, तो मेरी जो बात हुई थी उनसे, वे सेइंग कि होता क्या था कि जैसे 8 फेजेस में है, तो अपना अपना एक कहीं ना कहीं आप कह दो कि उसके कार्यकर्ता कह लो, इन्फ्लुएंस या डराना धमकाने वाले कर लो। तो यहाँ फेज पे हुआ, यहाँ के लोगों को आपने कहीं ना कहीं हैंडल किया, नेक्स्ट फेज के लिए आप मूव हो गए नेक्स्ट प्लेस पे, वहाँ पे अब आपको बुक करना है, क्योंकि TMC के लिए बोला जाता है। मैं ये नहीं कह रहा कितना सच है कितना नहीं है, लेकिन अगर इतने सारे लोग बोल रहे हैं तो कुछ ना कुछ सच्चाई तो जरूर होगी। मतलब उनके कार्यकर्ता जो है, एक पर्टिकुलर पार्टी के कार्यकर्ता है, वो इन्फ्लुएंस करते हैं लोगों को किसी भी तरीके से, बिल्कुल, हो सकता है फोर्सफुली हो हो, कुछ चीजें देकर हो, पॉजिटिवली हो, नेगेटिवली हो, पर होता है ये तो माना जाता है। मूव करते रहता है, जिस जगह पे हो रहा है उस जगह पे वो मूव करते और ये कहीं ना कहीं स्टडी की होगी जरूर बीजेपी ने, सेंट्रल में बैठी है, तो इन्होंने 2 फेज में कर दिया। तुम्हारे को इतना स्कोप ही नहीं मिलेगा कि तुम 8 फेजेस में अलग अलग जगह पे इन्फ्लुएंसेस कर पाओ। 2 फेजेस में तुम कितना ही इन्फ्लुएंस कर लोगे, और फिर अगेन सेंट्रल फिर आपको उतने लोगों की भी रिक्वायरमेंट होगी, और फिर सिक्योरिटी इज ऑलरेडी देयर, राइट। सो दीज आर द पॉइंटर्स ऑफ द स्ट्रेटजी ऑफ बीजेपी जो मेरे को लग रहा है। और बीजेपी अभी भी जो मैं कह रहा हूँ कि 144 सीट्स जिसपे उनका प्राइम फोकस है, क्योंकि 147 इज द विनिंग नंबर, ठीक है। सेकंड 50-60 सीट्स जहाँ पे मार्जिनल गैप से बीजेपी लास्ट टाइम हारी थी, वो उनका फोकस है। तो मतलब 200 सीट्स के आसपास ही टारगेट कर रहे हैं कि हमें इतनों को कम से कम इतनों को टारगेट करके अपना कम से कम गवर्नमेंट फॉर्म कर लेनी है। बाकी की जो सीट्स है ना, मतलब उसके बाकी की रेस्ट ऑफ द सीट्स की आप बात करोगे 60, 70, 80 जो भी बचती है, वहाँ पे दे आर जस्ट फाइटिंग जितनी भी सीट्स पे वो लड़ रहे हैं, कैंडिडेट्स बट दे आर नॉट टू मच फोकस्ड ऑन दोस। तो वो इसलिए कि चलो यार अपना बीज बो देंगे, आने वाले टाइम पे फायदा हो जाएगा, कम से कम हमारा कैंडिडेट यहाँ पे होना चाहिए। तो वहाँ पे केवल वो शो ऑफ है, वो शो ऑफ हो रही है, वो धीरे धीरे करके वो सीडिंग कर रहे हैं वहाँ पे। तो मतलब मेजर फोकस यही 144 सीट्स प्लस 60 सीट्स आप ये लगा लो इन पे है, क्योंकि उनको पता है 147 इज द नंबर दैट दे हैव टू रीच। फाइनल क्वेश्चन पे पहुंचता हूँ मैं, ठीक है, जो कि मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर क्लैरिटी मुझे भी मिल जाए, लोग तो चाहते हैं कि उनको भी मिले। क्या इस बार दीदी हारने वाली है?
पता है बहुत सारी चीज़ें बॉडी लैंग्वेज बोलती है इंसान की। मैं ये नहीं कह रहा कि हारने वाली है, नहीं हारने वाली है, क्या होगा, क्योंकि वो लास्टली तो जब जनता डिसाइड करेगी। इट्स द पीपल ऑफ द स्टेट, राइट? इट्स नॉट मी एंड यू, नोबडी एल्स, राइट? बट अगेन कहीं ना कहीं आपको सिग्नल्स मिलने लग जाते हैं, तो मेरे को लग रहा है कि अभी वो सिग्नल कहीं ना कहीं टीएमसी को मिल रहा है। और बीजेपी सॉरी टीएमसी में, मतलब अगर ममता बनर्जी की बात की जाए, अभी रिसेंट का उनका बहुत वायरल वो वीडियो चल रहा है जो आपने भी देखा होगा 110%, राइट? कि पार्टी रही तो फिर मिलेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ, बंगाल के अंदर ना इलेक्शन का यही गेम है। बंगाल में पार्टी खत्म होती है, इरेज हो जाती है। कांग्रेस इज नॉट देयर, कांग्रेस बंगाल में नहीं है। मतलब तुम लड़ लो, कर लो, कुछ नहीं है सच। कब थे आप? 69 तक आप थे। सीपीआईएम आया, सीपीआईएम 2011 तक था। लास्ट ईयर सीपीआईएम के शायद ही कोई सीट मिली होगी या एक दो मिली होगी मैक्सिमम। तो वहाँ पे पार्टी इरेज होती है, मतलब ऑपोजिशन में भी नहीं जाते, सत्ता में हो, और जैसे ही आप बाहर हुए तो स्टेट से बाहर। और इसीलिए बोला गया पार्टी रही तो मिलेंगे। ये नहीं बोला उन्होंने कि अगर हम हारे या जीते तो मिलेंगे, ऑपोजिशन में बैठेंगे और फिर हम देखेंगे। हाँ, ना, उन्होंने पार्टी रही, उनको भी पता है क्योंकि यहाँ से इरेज होगी पार्टी। नॉर्मली बंगाल की हिस्ट्री बोलती है। तो एक तो ये बॉडी लैंग्वेज बोल रही है, और जब आपकी जो स्पीचेस हैं, जब वो अलग डायरेक्शन में या अलग तरीके के मैसेज कन्वे करती हैं ना, खासतौर पे जब वो ये कन्वे कर रही होती हैं कि आप लोगों को डरा रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप डरे हुए हो। हाँ, अब इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ मैं। 2021 जो लास्ट इलेक्शन, सॉरी नॉट 24, जिसमें पीएम मोदी जी एक बार और आए, एक बार दोबारा आए, लेकिन उस टाइम ये बोल रहे थे 400 पार, अब की बार 400 पार हुआ नहीं 400 पार। आपको याद होगा एक भाषण में मोदी जी ने बोला था, यूपी में था जब वो रैली को संबोधित कर रहे थे, वो सेइंग कि अगर ये जीते या कांग्रेस जीती तो ये तुम्हारे गले से मंगलसूत्र तक खींच लेगी, नोच लेगी। तुम्हें पता नहीं, वो तुमने देखा, वो वायरल है बहुत। तो मोदी जी को भी पता था ये झंझलाहट है। इस टाइम ये चीज ममता बनर्जी की लैंग्वेज में दिख रहा है, राइट? और इसीलिए देखा जाए तो जीत तो गई बीजेपी, लेकिन वो मार्जिन कहाँ वजह था? से वो निकल गई, वो मार्जिन नहीं था। मार्जिन नहीं था। तो जो ग्राउंड उन्होंने पे expect किया आपको था। पता तो लग रहा होगा ना। तो चाहे अगर ममता बनर्जी हो या अमित शाह जी वहाँ पे बैठे हैं या मोदी जी बैठे हैं, कोई भी बैठा है, उनको ये तो पता लग रहा है ग्राउंड पे भी क्या चल रहा है। तो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी को भी पता लग रहा होगा 110%। ठीक है, तो दैट इज़ वन। वो बोल रही है, अब वो डरा इस तरीके से दिए कि तुम इनके नाम कट गए तो हमारे नाम भी कट जाएंगे, तो तुम्हें यहाँ से निकाला जा सकता है। तो ये धमकी वाली बात है। देन शी इज सेइंग इन अगेन अनदर स्पीच कि बीजेपी की जो वर्कर्स हैं, हमारे वर्कर्स को काम नहीं करने दे रहे। भाई तुम्हारे वर्कर्स को काम नहीं करने दे रहे, जो कि तुमने इतने साल इतने साल रूलिंग पार्टी के वर्कर है, उनको कोई कैसे काम नहीं करने देता? और अभी भी तुम रूल ही कर रहे हो ना, आप रूल ही कर रहे हो, सीएम तो आप ही हो ना, अभी चेंज थोड़ी हो गया कोई सीएम। ठीक है, तो उनकी वो बातों में वो लग रहा है। तो हार रही है, जीत रही है, दिस इज समथिंग विच इज वेरी इनडिसाइसिव। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं अभी जो लग रहा है उनकी बातों से, ये कहीं ना कहीं वो ये मान चुकी है कि इस बार हो सकता है कि उनको सत्ता में ना बैठने का मौका मिले। और जब हमारे मन के अंदर जब ऐसी विचारधाराओं की जो सागर बहते हैं या फिर लहरें उठती हैं ना, तो हम किसी न किसी तरीके से अपनी बॉडी लैंग्वेज में उसको व्यक्त कर ही देते हैं। बिल्कुल। और जो बॉडी लैंग्वेज रीड करने वाले लोग हैं, उनको ये तो बात समझ आ जाता है कि किसी ने अपने हथियार डाल दिए हैं। बिल्कुल। और जो लास्ट वाली स्टेटमेंट की हम बात कर रहे थे, जिसमें उन्होंने दीदी ने बोला था कि पार्टी रहेगी फिर मिलेंगे, इसका मतलब ये है कि अब उन्होंने एक सिग्नल तो उन्होंने दे दिया है कि अब जितना करना था मैं कर चुकी हूँ, राइट? ठीक है, और उसके बाद उसके बाद भी अगर जीत गई मैं, तो फिर ठीक है, वापस से स्टार्ट करेंगे। अदरवाइज तो हार तो उन्होंने मानसिक रूप से मान ही लिया कहीं ना कहीं। और मैंने आपको वही बताया ना, इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन यही होता है कि आपको देखो ग्राउंड रियलिटी पता होती है। अब ऐसा थोड़ी है कि बंगाल में लहर क्या चल रही है कि आपके कार्यकर्ता ऑन ग्राउंड नहीं है, दे आर ऑल्सो ऑन ग्राउंड, राइट? तो आपको पता तो लग ही रहा होगा ना। तो इन मैसेजेस के बेस पे तो आप ये इवैल्यूएट कर पा रहे हो कि यार मेरी स्टेटमेंट अगर झंझलाहट वाली है तो क्यों है, क्योंकि मुझे पता है कि ग्राउंड रियलिटी मेरे को बता रही है इस बार शायद पॉसिबल नहीं है जीतना। और इसी के साथ इस पॉडकास्ट को हम विराम की तरफ लेके चलते हैं। और जैसे कि स्टार्टिंग में ही राहुल भाई ने बताया कि इस बार इलेक्शन जो हैं वेस्ट बंगाल में वो 23 और 29 ऑफ अप्रैल को हैं। तो मेक श्योर अगर आप वहाँ के वोटर हैं तो वोट जरूर करें। और 4 मई को रिजल्ट अनाउंसमेंट डेट है। और अगर आपने इस पॉडकास्ट को एंजॉय किया है, जो भी हमने डिस्कशंस किया, अगर आपको इसको सुन के लगा कि कुछ वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंची है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और मिलते हैं आपसे फिर एक नए पॉडकास्ट के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।